बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर और चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 13। 13वें लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। मैं और आप जानते हैं कि एक्सरसाइज में या तो एमसीक्यू होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। सर जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स भी हैं जी, मैंने आपको पहले भी बताया था। मगर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स इस चैप्टर में जो है ना, उनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाले सवाल भी आपसे पूछे जाएं, मगर हो भी सकता है। कुछ कहा तो नहीं जा सकता, पेपर बनाने वाले का हमें क्या पता उसका झगड़ा हुआ हो, क्या पता वो मार खा के आया हो, हमें तो नहीं ना पता। तो खैर, तो जो भी है हम देखेंगे कि किस तरह के सवाल हैं और हम कैसे उन्हें कवर अप कर सकते हैं। बेटा जानी, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। थोड़ी सी स्पीड के साथ मैं एमसीक्यूज आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सारे एमसीक्यू आपको आते हैं। मैंने इस तरह से आपको चैप्टर पढ़ाया है कि ये एमसीक्यू तो हलवा और पूड़ी हैं, लपेट के खा जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैं पूरी बात नहीं लिख रहा स्टेटमेंट में, मतलब एमसीक्यू की स्टेटमेंट में आपको समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, किसके बारे में? ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट रो वाले ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कौन सी बात गलत है? पहली बात, हाई डेंसिटी। हाँ, इनकी तो डेंसिटी हाई होती है। सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ना जी ना, ये सॉफ्ट कहाँ होती हैं, ये तो बड़ी सख्त होती हैं, बड़ी हार्ड होती हैं। कौन? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसलिए आंसर तो मुझे यही लग रहा है। फिर भी आगे देख लेते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात दुरुस्त है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अरे ये भी बात दुरुस्त है। हमें कौन सी ढूंढनी थी जो गलत है, और वो गलत कौन सी है? दे आर सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव एज catalyst is primarily linked to which property। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट के तौर पर जो एक्ट करते हैं, किस वजह से एक्ट करते हैं, कौन सी खासियत इससे रिलेट करती है, इनकी इस एबिलिटी से? तो देखें, चार ऑप्शन है। पहला, देयर हाई डेंसिटी। नहीं भाई नहीं, डेंसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करने में। एबिलिटी टू इजी चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ये जरूर था कि ये अपनी एबिलिटी, इनमें ये जो एबिलिटी है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लक्चुएट करने की, चेंज करने की, यही एबिलिटी इन्हें इस काबिल बनाती है कि ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करें। आगे वाले दो जाहिर है नहीं होंगे। शाइनी सरफेस कोई ताल्लुक नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स साइन इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है कैटलिस्ट वाली प्रॉपर्टी से। तीसरा एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ये हमने पढ़ी हुई है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की खास वजह क्या है भाईजान? पहली वजह हाई डेंसिटी, नो भाई नो। स्टेबल फील्ड एज सबशल, नो भाई नो। कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 3D एंड 4S, हाँ ये ठीक है। हमने पढ़ा था कि 4S और 3D की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी डिफरेंस के साथ होती है, यानी कंपेरेबल इनकी एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एनर्जी का। इसी वजह से 4S के भी इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 3D के भी इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो क्लिक कर गया हमें ये वाला ऑप्शन, कौन सा? सी, चार्ली ऑप्शन, तीसरे एमसीक्यू का। चौथा एमसीक्यू देखते हैं। विच कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट अ मेटल दैट लूज ओनली इट्स 4s इलेक्ट्रॉन? इनमें कौन सी कन्फिगरेशन ऐसी है जो हमें यह बताती है कि सिर्फ 4s से ही इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं? देखो भाई, आपको पता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, स्कैंडियम, फिर होता है टाइटेनियम 22, फिर होता है विनेडियम 23, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, और 26 नंबर पे होता है आयरन। जरा इनकी कन्फिगरेशन करके देख लेते हैं। देखें भाई, टाइटेनियम के ऊपर +4 का चार्ज है, 22 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, ठीक है। तो 18 ये हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शो करवाए हैं। 18, जब मैं आगे भी लिख देता हूँ, 3D, उसके बाद 4s, ठीक है। तो 22, पहले तो आप ऐसा कर लें, 22 के एतबार से कन्फिगरेशन कर लें। 18 और 2 20 और 2 22, ठीक है। यस सर। तो +4 का इस पे चार्ज है, +4 का, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो 2 यहां से जाएंगे, 2 यहां से जाएंगे, और सेम यही कन्फिगरेशन बच जाएगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इस कन्फिगरेशन में 3D से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 4s से भी लूज हो रहे हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमने ढूंढना है जिसमें से
सिर्फ 4s में से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हों तो वनेडियम 23 है वनेडियम, तो 3d में कितने आएंगे 3, 4s में आएंगे 2, 23, 18 और 2 20 और 3 23, 23 है प्लस 5 का चार्ज है, 2 ये जाएंगे 3 ये जाएंगे, तो इसमें भी 3d से लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। आयरन है +2 के साथ 26 इलेक्ट्रॉन, तो 26 की पहले कॉन्फ़िगरेशन करो 3d और 4s। देखो भाई 26 है टोटल, 18 और 2 20 और 6 26। अगर मैं 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूं, ये वाले निकाल लूं, तो यही वाली कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ना, और इस इन 4s में से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उसी की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा +2, तो यही आंसर है। क्योंकि इस आंसर में सिर्फ इस ऑप्शन में 4s में से ही इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो यही आंसर दिल को छू रहा है, दिल को भा रहा है, तो यही आंसर करेक्ट है। अगला आंसर वो भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 21 इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में, 3d में 1 होता है, 4s में 2 होते हैं, +3 का साइन बता रहा है कि 4s वाले 2 भी चले गए, 3d वाला 1 भी चला गया, तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज चार्ली। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगला 5वां एमसीक्यू देखें, आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो बहुत आसान है। देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड है, सायानो लिगेंड, और कितने लगे हुए हैं 6, तो इसलिए इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगला एमसीक्यूज देखें, कलर डिस्प्ले इन ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू। ट्रांजिशन मेटल जो कलर दिखाती हैं, कलर डिस्प्ले करती है, किस वजह से? डी ट्रांजिशन की वजह से, हमने पढ़ा हुआ है। तो sp ट्रांजिशन नो नो, pp ट्रांजिशन नो नो, लिगेंड टू मेटल चार्ज नो नो, डी ट्रांजिशन यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। डी ट्रांजिशन की वजह से ही कलर जाहिर होता है, किसका? ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू थोड़ा सा समझने वाला है। कहता है कि एडिंग एक्सेस अमोनिया टू पिंक कोबाल्ट हेक्सा एक्वा सॉल्यूशन गिव अ येलो सॉल्यूशन, व्हाट अदर चेंज अकर बिसाइड कलर चेंज। देखो भाई मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। भाई हमने क्या किया था कि हमने कोबाल्ट लिया विद 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे ही है ना जी सर? बिल्कुल। और इसके ऊपर +2 का चार्ज, इसमें हमने एक्सेस अमोनिया डाल दिया, 6 अमोनिया NH3, तो रिप्लेसमेंट हो गई थी, यानी वाटर की जगह पे कौन आ गया था? अमोनिया, और ये बन गया था CO, H2O की जगह NH3 आ गए 6, और चार्ज ऊपर जो है वो +2 का ही रहा। ठीक है, तो इस दौरान कलर तो चेंज हुआ, यानी ये पिंक कलर का सॉल्यूशन था, ये येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, और क्या चेंज आया है? जो और चेंज आया है कलर के अलावा, उसको हमने यहां से ढूंढना है। पहला पॉइंट देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 6 to 4। देखो इधर 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इधर भी 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये तो चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट चेंज +2 to +3, ऐसा हुआ है। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इधर भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये भी चेंज नहीं हुआ। आगे चलते हैं, डी वाला देखें, कॉम्प्लेक्स बिकम्स अ प्रेसिपिटेट। क्या ये पीपीटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पीपीटी नहीं होता, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो पीपीटी की फॉर्म में ये नहीं होता, तो ये भी नहीं है। तो बच कौन गया? चार्ली वाला ऑप्शन बच गया। देखो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड डेल्टा ई चेंज, हाँ ऐसा ही है, कलर तो चेंज हो गया, पिंक से येलो हो गया। क्यों हुआ? उसकी वजह यही है कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड डेल्टा ई एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, इसमें भी चेंज आ जाता है, इसी वजह से तो कलर चेंज होता है। खैर, तो यही इसका सही आंसर है। 8वां एमसीक्यू देखें, कहता है ये आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, चारों कॉम्प्लेक्स में से 3 ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्री सेम है, और एक ऐसा है जिसकी ज्योमेट्री मुख्तलिफ है, और वो जो मुख्तलिफ ज्योमेट्री वाला है वही हमने ढूंढना है। तो प्यारे बेटे, इसमें ये देखो, ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, क्योंकि 4 Cl हैं, और ये इसके लिगेंड देखो, 4 और 2 6 लिगेंड है, इधर भी 6 लिगेंड है, 4 और 2 इधर भी 6 लिगेंड है। इन तीनों की क्या ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहीड्रल। तो इसलिए ये तो 3 ऑक्टा में आ गए, जो एक है जो इनसे चेंज है वो टेट्राहीड्रल वाला है, तो अल्फा जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि व्हाट ज्योमेट्री इज टिपिकली व्हेन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि व्हाट ज्योमेट्री इज टिपिकल व्हेन कोबाल्ट +2 रिएक्ट विद 6 मोनोडेंटेट एनाइनिक लिगेंड्स। कोबाल्ट जो है CO, ये जब 6 लिगेंड से जुड़ेगा, सयानो भी कर सकते हैं हम, मोनोडेंटेट एनाइनिक लिगेंड से, तो इसकी क्या ज्योमेट्री उसने पूछी है। यार 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो फिर क्या होती है ज्योमेट्री? ऑक्टाहीड्रल।
तो अल्फा आंसर इज करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू देखिएगा, द आइसोमर्स दैट रोटेट लाइट टू द राइट, ये मैंने आपको लेसन में पढ़ाया है। अगर ऑप्टिकल आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करे तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, अगर लेफ्ट साइड पे रोटेट करे तो वो लीवो रोटेटरी। तो ये राइट सज्जी साइड पे, राइट साइड पे रोटेट हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक हो गया। ये एमसीक्यू हैं, आप निशान यकीनन लगा चुके होंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे, तो स्क्रीनशॉट बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट इसको देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। मेरे बेटे अब हम देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है। इसमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा भी चुका, निशान भी लगवा चुका, और मजे की बात यहां जो मैंने आंसर लिखे होंगे वो भी हमारे लेक्चर से मिलते जुलते ही होंगे। तो पहला सवाल है ए, वो कहता है ये जो जिंक है ना, जिंक, आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते? आंसर ये है कि जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ +2, और इसका 30 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसकी कन्फिगरेशन ये होती है 18 और 2 20 और 10 30। ठीक हो गया। जब +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब 4s में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, और 4s में के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0। और 3d जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। तो डेफिनेशन कहती थी ट्रांजिशन मेटल की कि ट्रांजिशन मेटल वो होती हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड होता है d ऑर्बिटल। अरे इधर तो 3d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 3d मुकम्मल फिल है, तो इसलिए ये Zn+2 जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपको लेक्चर में भी यही लिखवाया था, अब भी मैंने आपको आंसर यही लिखवाया है कि Zn form only one ion Zn+2 which has a complete 3d subshell। ये उसकी कन्फिगरेशन है। Therefore zinc does not have partially filled d orbital in its stable oxidation state, so it is not considered as transition element। सही हो गया। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, वही वाला आंसर ही है, उसको थोड़ा सा समराइज किया है जो लेक्चर में पढ़ाया था। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज 3d and 4s orbitals have comparable energy, hence electron can be lost from both ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। वही बात है कि 3d और 4s की जो एनर्जी है वो आपस में कंपेरेबल है, थोड़ा चेंज है उनमें, इसलिए 3d में से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, 4s में से भी लूज हो सकते हैं। जब सिर्फ 4s में से लूज होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होगी, +2 अक्सर, मगर जब 3d में से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन एक एक करके लूज होते जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होती चली जाएगी। यस सर, ओके। अगला सवाल देखें। ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर क्यों और हाउ, कैसे एक्ट करती हैं? तो आंसर वही बुक वाला कि ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज इफेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज they can easily change their oxidation state and they have energetically accessible vacant d orbital। ये दो वजूहात हैं, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं। एक लाइन मैंने और भी लिखी है कि दीज प्रॉपर्टीज प्रोवाइड अ रिएक्शन पाथवे, एक ऐसा रिएक्शन पाथवे पैदा होता है इन दो खसूसियात की वजह से जिसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ही रिएक्शन फास्ट हो जाता है। सो एग्जांपल के तौर पर उसने एग्जांपल भी पूछी हैं। आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इन हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है, और विनेडियम पेंटाऑक्साइड में विनेडियम ट्रांजिशन मेटल है। ये इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में या ऐसा प्रोसेस जिससे सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार किया जाता है उसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, उसमें विनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के का कंपाउंड जो है वो यूज होता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सवाल आपके पास, चौथा सवाल यानी डी क्वेश्चन। क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है ये वाला, और ये भी क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। इसमें मोनोडेंटेट जो है
पानी के 6 लिगेंड हैं और इसमें EN बाइडेंटेट के 3 लिगेंड हैं। सवाल ये है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। मैं आपको ओरली बता दूंगा, फिर मैं समझा दूंगा इधर से। EN जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। EN इथाइलिन डाइअमाइन नाम भी लिखा हुआ है। ये बाइडेंटेट लिगेंड होने की वजह से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं, और चिलेटिंग इफेक्ट से आपको पता है कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था। जनाबे वाला आंसर देखिएगा, CrCN EN होल 3 + 3 के साथ इज मोर स्टेबल देन दिस वन बिकॉज, ये बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज EN का मतलब है इथाइलिन डाइअमाइन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड व्हाइल H2O इज मोनोडेंटेट लिगेंड। पानी जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड प्रोड्यूस द चिलेटिंग इफेक्ट विच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बस यही आंसर आपने खड़का देना है। सर जी खड़का दिया। आगे बोले, नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? मेटल कॉम्प्लेक्स, बल्कि सवाल देखो, सवाल यह है कि मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और उसमें कौन सी टाइप का बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया? यस सर। ओके, तो मेटल कॉम्प्लेक्स जो होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स जिसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, इज मॉलिक्यूल और आयन। ये एक मॉलिक्यूल होता है या आयन होता है जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन या एटम होता है और उसके गिर्द सराउंड करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। और एक लाइन और भी लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं भूल गया था, दोबारा लिख दी। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन या एटम। सही हो गया? यस सर, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट F क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हैं जी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन और एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उनकी तादाद को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, पहले भी बता चुका हूं। तो ये एग्जांपल है, उसने कहा नंबर ऑफ लिगेंड इसमें CN-1 वाले 6 हैं। ईच CN जो है वो लिगेंड फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इस वाले में। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद G क्वेश्चन है, ये बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, तो और कैसे और कितने ये बॉन्ड बनाता है? बाइडेंटेट लिगेंड डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन या एटम। एग्जाम्पल देखें, 1,2 डाई अमाइनो इथेन भी लिखा जाता है, इथाइलिन डाइअमाइन भी लिखा जाता है। फार्मूला ये है, दो कार्बन के CH2 और NH2 ये है इथाइलिन और ये 2 हैं डाई अमाइन। तो इसमें इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर दिए जाएंगे और 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जाएंगे। बोथ नाइट्रोजन एटम्स डोनेट 1 लोन पेयर ईच एंड फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सेंट्रल मेटल आयन। आगे चलिए, H क्वेश्चन, EDTA क्या होता है? EDTA स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। आपको बता चुका हूं, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इट बाइंड्स थ्रू, ये जुड़ता है 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन के जरिए। देखो भाई, ये उसका स्ट्रक्चर है, पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसमें देखें, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, 2 ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करके जोड़ेंगे ट्रांजिशन मेटल को अपने साथ, 1 2 3 4, ये 4 ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देकर ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ जाएंगे, तो 6 बॉन्ड बनेंगे। देयरफॉर लिहाजा इट फॉर्म, ये बनाते हैं 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड, और इन्हें हेक्साडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। आई क्वेश्चन है कि कलर व्हील ड्रा करें, जो हमने कलर फॉर्मेशन में पढ़ा था, बहुत आसान है। मैंने आपको तरीका भी सिखाया था कि आपने एक ऐसी सीधी लाइन लगा देनी है, सीधी लाइन लगाने के बाद आपने बराबर फासले पे ऐसे क्रॉस बना देना है। लो भाई, क्रॉस बन गया, ये व्हील बन गया। ठीक है, इस व्हील को थोड़ा सा जो है ना खूबसूरत बना देता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ छुट्टी हो गई, गड़बड़ मच गई। ठीक है, ये व्हील बन गया है। अब आपने इसमें ना कंप्लीमेंट्री कलर को ज़ाहिर करवाना है, तो रेड ऑरेंज, या यहाँ से शुरू करें। हमने आपको बताया था विब गायर, ठीक है, विब गायर OR, ये याद रख लें।
अंदर पूरा पूरा लिखना चाहें तो अच्छी बात है। वैसे ये वायलेट है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है। और मैंने आपको बताया था अगर ये जज्ब हो रहा है वायलेट तो सामने वाला नजर आएगा। तो वायलेट और येलो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पेयर हैं। अगर रेड जज्ब हो रहा है तो ग्रीन नजर आएगा, ग्रीन जज्ब हो रहा है तो रेड नजर आएगा। ये दोनों आपस के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। और ऑरेंज और ब्लू भी आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। और इन्हीं को यहाँ पे बाहर निकाल के लिख लिया मैंने। यानी रेड का कंप्लीमेंट्री कलर ग्रीन है, ऑरेंज का कंप्लीमेंट्री कलर ब्लू है, येलो का कंप्लीमेंट्री कलर वायलेट है। दिस इज द आंसर। बस ओके। जे क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, और जो है ये कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको क्या बताता है, या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में आपको क्या बताता है। तो मैंने जैसे लेक्चर में बताया था वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसे हम के स्टेब कहते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन। हाँ, और ये हमें क्या बताता है, हायर द log 10 के स्टेप मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड लोअर द log 10 के स्टेप लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मैंने ना बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर्स में आपको ये बातें पढ़ाई हुई हैं, इसलिए तो मैं ओनली ऑन रीड करवा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप दीजिए, किसी हेल्पिंग बुक की आपको आवश्यकता यानी जरूरत नहीं है। तो प्यारे भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर अगले सवाल आपको पढ़ाता हूं। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी भी क्वेश्चन रहते हैं। कौन सा क्वेश्चन रहता है, के रहता है, एल रहता है, एम रहता है, एन ओ, ये हम अभी स्टडी करा रहे हैं आपको। देखें के क्वेश्चन क्या है, के क्वेश्चन है कि हाउ, कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैज 2 शेप्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की 2 तरह की शेप्स या ज्योमेट्रियां शो कराता है। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो माइट भी पॉसिबल उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा, मैंने लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था। आज फिर इसका शॉर्ट आंसर आपको बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हैव 2 ज्योमेट्रीज, 2 ज्योमेट्रियां हो सकती हैं। नंबर 1 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नंबर 2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फॉर्म्ड, बनती है, कब बनती है, जब वीक फील्ड लिगेंड्स आते हैं। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड पेयर अप कर नहीं पाते इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ओके, उसके बाद जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इज फॉर्म्ड विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्पेशली बाय D8 के साथ। D8 मेटल आइन अगर हो, यानी कि मेटल आइन के D इलेक्ट्रॉन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो टेट्राहेड्रल की एग्जांपल देख लें, CuCl4 वाला कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर की एग्जांपल में NiCN4। नेक्स्ट एल क्वेश्चन क्या है कि द कॉम्प्लेक्स शोज ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं वो कैसे शो करते हैं। तो उसका सही आंसर जो सवाल के मुताबिक है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉम्प्लेक्स शोज ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसे प्लाटिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि इसमें प्लाटिनम है, और ये 2 तरह का जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर बनाता है जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है, ये मैंने लेक्चर में भी लिखवाया था। तो इन द सिस आइसोमर, इस वाले ऊपर वाले आइसोमर में 2 क्लोराइड लिगेंड्स आर एडजेसेंट 90 के एंगल पे टू ईच अदर। ये देखो, ये क्लोराइड एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ हैं और 90 का जाविया बना रहे हैं। और अगर बात करें ना इन ट्रांस आइसोमर, द 2 क्लोराइड लिगेंड्स आर अपोजिट 180 टू ईच अदर। ये देखो, ये ट्रांस है, क्लोराइड आमने सामने हैं और 180 के एंगल पे हैं। एक और भी मजेदार बात आपने लिखनी है कि सिसप्लाटिन यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग बट ट्रांसप्लाटिन इज नॉट यूज्ड। मैंने लेक्चर में भी बताया था कि ये वाला जो है ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो एल क्वेश्चन है ना, इसमें उसने इसी कॉम्प्लेक्स के बारे में ही पूछा हुआ है, आप सवाल देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एम क्वेश्चन है
कि ये जो सिस्प्लाटिन है ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये मेडिसिन के तौर पर कैसे यूज होता है। आपकी ही बुक में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का एक येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है टॉपिक में, वहां से मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन बना के आपके सामने लिखा है। ये लिखता है कि ये जो सिस्प्लाटिन है ना, ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर यूज होता है, यानी कैंसर सेल्स को किल करता है। कैसे किल करता है? कैंसर सेल का जो डीएनए होता है ना, उसकी गुआनिन बेस के साथ जाके ये जुड़ जाता है, उसको पकड़ लेता है और क्रॉस लिंक कर देता है, उसके साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन में रुकावट आती है और डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाता। जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो सेल की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। यही बात लिखी हुई है कि सिस्प्लाटिन इज एन इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स। बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनकी ट्रीटमेंट पे ये यूज होता है। इट बाइंड टू द गुआनिन बेस इन डीएनए फॉर्मिंग क्रॉस लिंक, उसके साथ जुड़ के गुच्छा बना देता है, दैट प्रिवेंट डीएनए की रेप्लिकेशन एंड अल्टीमेटली आखिरकार काज द डेथ ऑफ द कैंसर सेल। सही हो गया? यस सर। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है एन वाला कि आपके पास ब्लू पीपीटी हैं, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड की ब्लू पीपीटी हैं, आप इनके अंदर एक्सेस अमोनिया का सोल्यूशन डाल दें तो क्या होगा? ये चीज बन जाएगी। बस इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। कैसे? वो कहता है कि जब एक्सेस NH3 सोल्यूशन इज एडेड टू कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड पीपीटी, ये कोबाल्ट 2 हाइड्रोक्साइड की पीपीटी है ब्लू कलर की, इसमें हम एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन डाल रहे हैं। अमोनिया क्या करेगा? इन तमाम लिगेंड्स को हटा के लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन के जरिए खुद यहां पर आकर ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, इसका येलो कलर होता है। यही कुछ लिखा हुआ है कि NH3 रिप्लेसेस द वाटर एंड हाइड्रोक्साइड लिगेंड, ये वाटर वाले या हाइड्रोक्साइड वाले लिगेंड्स को रिप्लेस कर देगा, टू फॉर्म बनाएगा अ सॉल्युबल येलो हेक्साअमाइन कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स। ये है येलो हेक्साअमाइन कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसीलिए ब्लू पीपीटी जो है वो हल हो जाएंगी, ये वाली पीपीटी डिसॉल्व हो जाएंगी। ये रिएक्शन आपके सामने है, पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है। आखिरी सवाल जो है, ओ ओ ओ प्लीज, नट एट ऑल, ओ प्लीज किसका है? आजकल ये बहुत बड़ी जो है ना एक मीम बन रहे हैं, इस पे ये फैली है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो उससे पूछते हैं कि आप घरेलू खाना खाती हैं? तो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं घरेलू खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाने जहर लगते हैं। हाँ, आप बिरयानी खाती हैं? ओ प्लीज। आप ओजरी, आप जो है ना वो निहारी, ऐसे चीखे मारे, पता नहीं कैसे लोग हैं। और इस एक वीडियो से उसे बहुत ज़्यादा जो है व्यूज़ मिले हैं, फैल गई है। हम टीचर्स सारा दिन पढ़ा पागल हुए फिरते हैं। तो व्यूज़ हमारे कितने आते हैं? 100 व्यूज़। स्क्रॉल करो, 300 व्यूज़, 400 व्यूज़, और उनके मिलियन। पुठे सीधे काम करने वालों के बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। मगर अगर आप लोग दुआ करें और मुझे सपोर्ट भी करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले लेंगे, क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं और अल्लाह पाक ने हर इंसान को उसकी मेहनत का सिला देना। तो मेरे प्यारे बेटे, ओ यस, एक्सेसिव डाइल्यूशन। ये सवाल क्या है सर जी? सवाल ये है कि अगर आपके पास ये पानी के अंदर कॉपर के आयन डिसॉल्व हैं, तो ये पानी का एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर का पानी में एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप इसमें कोई और क्लोराइड आयन डाल रहे हैं तो ये रिएक्शन आगे को जाके ये बना रहा है और पानी भी बन रहा है। तो इस रिएक्शन को देखें तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अगर आप इसमें एक्सेसिव डाइल्यूशन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं बाहर से, तो फिर ये रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन को चल पड़ेगा और ये वाले ओरिजिनल हाइड्रेटेड जो आयन्स हैं या कॉम्प्लेक्स हैं ये दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। वजह मैंने आपको पढ़ाई थी लेक्चर के अंदर कि ली चैटरल प्रिंसिपल के मुताबिक जब आप पानी ऐड करेंगे तो पानी की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाएगा। पानी की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बर्बाद हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड को चल पड़ेगा और ये वाले बहुत ज़्यादा बनते जाएंगे, ये वाले ख़त्म होते जाएंगे। यही कुछ लिखा हुआ है। यस, एक्सेसिव डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा पानी विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर शिफ्ट कर देती है इक्विलिब्रियम को टू द लेफ्ट एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटरल, LC का मतलब है ली चैटरल प्रिंसिपल। एज अ रिजल्ट द ओरिजिनल हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस रीफॉर्म्ड। ये ओरिजिनल हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म्ड है। ओके, नेक्स्ट सर आगे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स और डिस्क्रिप्टिव। मेरे प्यारे बेटे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आप ज़ाहिर है खुद करेंगे क्योंकि वो टॉपिक से ही हैं जो हमने अंदर पढ़े हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है वो और बहुत अहम है।
जो बाकी बच गए कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, ना वो लॉन्ग लग रहे हैं ना वो शॉर्ट लग रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले सवाल पेपर में नहीं आया करते, ठीक है, मगर फिर भी आप इनको करेंगे अगर आप एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और पूरा चैप्टर कर रहे हैं। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। जो ए कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है ना, यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का जो ए क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको लेक्चर नंबर 11 में मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 11 जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला या स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर है, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा जब आप सवाल तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आपको कल यानी पिछले लेसन में पढ़ाया था। पेज नंबर 31 टेक्स्ट बुक का टॉपिक है 18.10.3। ये जो टॉपिक, वो लास्ट में हमने ये जो CUI के PPT बनाए थे, ये सारा इसका आंसर है, टुकड़ों में बटा हुआ है। आप सवाल पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है, उसका आंसर लेक्चर नंबर 8 में है, जो ज्योमेट्री प्रिडिक्शन वाला लेक्चर था ना, उसमें तो जो भी कॉम्प्लेक्स इस सवाल में दिए गए हैं, उनका जैसे भी मैंने आपको बना के दिखाया था लेक्चर के अंदर, वैसे आप बना लेंगे जिन्होंने मेरे लेक्चर लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह के करम से हमारा ये चैप्टर आज वाइंड अप हो गया है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 19 पे मूव कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट आप एज यूजुअल बना लीजिए।